ओरल एजेंट्स इंसुलिन सिक्रीटागोगोस। सबसे पहले इस हेडिंग को गौर से देखें तो इस हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ओरल एजेंट्स, यानी कि ओरल मतलब यानी कि वो दवाई जो कि मुंह के जरिए ली जाएगी हम उसको ओरल कहेंगे। इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर पाउडर या फिर साशा, जो भी ले रहे हैं आप ओरली ले रहे हैं, मुंह के जरिए ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे ओरल एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इंसुलिन क्या थी, हमने पढ़ा था कि इंसुलिन क्या थी हमारे पास, हम स्किन में इसको सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, इसको हम मुंह के जरिए नहीं ले रहे थे। तो इंसुलिन इज नॉट अ ओरल मेडिकेशन। ठीक है, तो इसको हमेशा हम क्या रहे थे, इंजेक्शन के जरिए ले रहे थे, क्योंकि अगर हम ओरल ले रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारी बॉडी का जो स्टमक का एसिड होता है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इसको तोड़ रहा था, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन नेचर मेडिसिन थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें इंसुलिन सिक्रीटागोगोस, अब ये जो मेडिसिन है हमारे पास, ये क्या होती है, ये स्टमक एसिड से ख़राब नहीं होती। स्टमक एसिड जब स्टमक के जरिए मुंह के जरिए जा रही है आखिरकार स्टमक में, तो स्टमक एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि स्टमक एसिड से होती हुई आखिरकार कहाँ पहुंच जाएगी, खून के जरिए होती हुई डायरेक्ट पहुंच जाएगी पेनक्रियाज तक। ठीक है, और पेनक्रियाज के बीटा सेल को क्या करेगी, बीटा सेल को पुश करेगी कि वो क्या करें, ज़्यादा इंसुलिन खून में निकालें। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसलिए हम इसे ओरल एजेंट्स कहते हैं। इंसुलिन इज अ बेसिकली इंसुलिन सिक्रीटागोगोस इज अ ओरल एजेंट। अब देखते हैं इस टॉपिक का फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। दीज एजेंट्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हु हैव टाइप 2 डायबिटीज बट हु कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय डाइट अलोन। अब इस सेंटेंस में दो बातें इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं। पहली बात क्या है कि ये दवाई यानी कि जो ओरल हम इंसुलिन सिक्रीटागोगोस ले रहे हैं, ये किसके लिए, सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, टाइप 1 के लिए नहीं है। क्योंकि देखें इसका काम क्या है, इसका काम है पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन को निकलवाना। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बीटा सेल होते ही नहीं है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं ना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सिर्फ है। ठीक है, ये अच्छा। अब एक और बात यहाँ पर लिखी है हमारे पास कि यहाँ पर कुछ मरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी डाइट से एक्सरसाइज से क्या कर लेते हैं, अपनी डायबिटीज़ को, अगर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो अर्ली स्टेज में यानी कि शुरुआती स्टेज में, और उन्होंने डाइट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, सही तरीके से मैनेज कर लिया, ठीक है, तो उनकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो सही हो सकती है। ठीक है, देखिए मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन डाइट टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको, और वो डाइट अपनी सही रख रहा है, यानी कि वो ऐसी चीज़ें इंटेक नहीं कर रहा जो कि उसके खून में शुगर को डायरेक्ट बढ़ा देंगी। जैसे कि अगर हम बात करें सफ़ेद चावल हो गए, चीनी हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इनको नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, एज़ कम्पेयर टू फैट, जल्दी खून में क्या होते हैं, जल्दी खून में शामिल हो जाते हैं, यानी कि जल्दी डाइजेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और एज़ कम्पेयर टू फैट। ठीक है, तो वो ज़्यादा मिकदार नहीं ले रहा है। ठीक है, इन चीज़ों की। और सेकेंड चीज़ क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज जो कर रहा है, ठीक है, खाने के बाद क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि उसके खून में शुगर जो थी, खाने के बाद एक्सरसाइज कर रहा है तो खून में शुगर जो होती है वो मसल्स क्या कर लेते हैं, मसल सेल खींच लेंगे, क्योंकि उनको नीड है। वॉक कर रहे हैं आप या भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके मसल्स को नीड होती है, वो खून से शुगर खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से खून में शुगर क्या हो जाएगी, कम, और उसकी हल्की फुल्की जो निकल रही होगी इंसुलिन बीटा सेल से, तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग डाइट एक्सरसाइज वगैरह को मैनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जिन पर्सनस को क्या हो चुका है, अब टाइप टू डायबिटीज़ है, ठीक है, लेकिन वो ये भी करें, डाइट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, लेकिन इनको जो टाइप टू डायबिटीज़ है वो एडवांस स्टेज पर है, यानी कि उस टाइप टू डायबिटीज़ होने को बहुत साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अब वो जितनी भी डाइट करें, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अब वो चीज़ सही नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अब वो एडवांस स्टेज पर है, यहाँ पर दो चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, एक क्या चीज़ हो चुकी है कि पेनक्रियास जो थे, पेनक्रियास के बीटा सेल, वो इंसुलिन निकाल निकाल के क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। ठीक है, वो इतनी थकावट हो गई उनको कि अब उनके बीटा सेल से निकलने की जो इंसुलिन के निकलने की हम बोल सकते हैं क्वांटिटी है, बहुत ही लेस हो गई है, बहुत ही लेस। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असल में उसकी बॉडी में जो था, पर्सन की बॉडी में, जैसे हम बात की टाइप डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी के सेल क्या होते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं। रेजिस्ट मतलब क्या, कि बॉडी के सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इंसुलिन आ रही है, रिसेप्टर पर लग रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ रिसेप्टर पर लगना है वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक रास्ता ब्लॉक होता है। तो क्या करता है, शुरू शुरू में तो क्या होता है, टाइप डायबिटीज़ मरीजों की बात करें तो क्या होता है, उनके जो इंसुलिन है बीटा सेल से वो बहुत निकलती है, एक्स्ट्रा निकलती है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है, कि क्या करे, इस रुकावट को दूर कर सके, और काफ़ी हद तक रुकावट को दूर करने में कामयाब हो भी जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वक्त गुजरता गया, ठीक है, काफ़ी साल हो गए, तो अब वो रेजिस्टेंट जो रुकावट है, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीटा सेल थक चुके हैं इंसुलिन निकाल निकाल के, अब वो हल्की हल्की ही निकालेंगे। ठीक है, तो इससे रुकावट सेल्स के बाहर जो रुकावट है, बॉडी के सेल्स के बाहर जो रुकावट है वो दूर नहीं हो पाती। ठीक है, जब दूर नहीं हो पाती तो यानी कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, इंसुलिन अपना काम नहीं करी, यानी कि खून में शुगर रह रही है। ठीक है, इसके बाद देखा है पेशेंट हु हैव developed diabetes after age 40 and have diabetes less than 5 years are those most likely to respond well to oral glucose lowering agents.
अब ये सेंटेंस वही बात बता रहा है, पहली बात को लिंक किया जा रहा है इसमें कि क्या जो ओरल एजेंट्स हैं, जो ओरल इंसुलिन सिक्रेटागोगोस दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ उन मरीजों को देंगे जो दो कंडीशन में पूरा उतर रहे हो। कौन सी कंडीशन? एक तो उनकी एज क्या हो, 40 साल से बड़ी हो। सेकंड चीज़ क्या, कि जो उनकी डायबिटीज़ है वो 5 साल से कम हो, यानी कि 5 साल पुरानी ना हो, 6 साल 7 साल ना गुजर चुके हो, बल्कि 5 4 या 3 साल गुजरे हो। ठीक है, तो यानी कि 5 साल से कम का दौरान ही हो। अच्छा, हमने ये क्यों कहा कि 40 साल से ज़्यादा उम्र हो? क्यों? क्योंकि ये अलामत होगी किसके, किसकी, इसकी अलामत है कि भाई पर्सन को क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। अगर 40 साल से कम कि आप उसमें ये दे देंगे तो बेकार है, क्योंकि 40 साल से कम में क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़। अगर 40 साल से बढ़ा है तो उसमें बेसिकली प्रूफ है आपके पास, ये क्या बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ पर्सन है, टाइप 2 डायबिटीज़ इसको। ठीक है, तो 40 साल से पहले या बचपन में जो डायबिटीज़ हुई है उसमें ये दवाएं नहीं देते, क्योंकि बीटा सेल को पुश करती हैं। जब बीटा सेल्स में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो वो पुश करना तो बेकार ही है ना, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें प्रूफ हो गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। और ये हमने क्यों कहा कि शुरू के 5 साल होने चाहिए? क्यों? देखिए बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, उसमें स्टेजेस होते हैं। पहले 5 स्टेज उसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज, उसके बाद 15-20 साल ये क्या हो गया, एडवांस स्टेज। ठीक है, तो पहले जो शुरुआती स्टेज है तो उसमें क्या होता है कि आप बीटा सेल को इन दवाइयों के जरिए क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं कि वो इंसुलिन ज़्यादा निकालें। ऐसा होगा भी कि ये दवाइयाँ क्या करेंगी, असर करेंगी, और बीटा सेल क्या करेंगे, इंसुलिन की ज़्यादा क्वांटिटी खून में निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया, 15-20 साल गुजर गए, ठीक है, तो अब बीटा सेल क्या हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। ठीक है, तो उनकी इंसुलिन निकालने की क्वांटिटी बहुत ही लेस हो चुकी है। चाहे आप जितनी भी दवाइयाँ यूज़ कर लें वाली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आखिरकार किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इंसुलिन के इंजेक्शन पर। ठीक है, इसके बाद लिखा है पेशेंट्स with long standing disease may require a combination of glucose lowering drugs with or without insulin to control their hyperglycemia। यानी कि पेशेंट विथ लॉन्ग स्टैंडर्ड डिसीज़, यानी कि वो बीमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, इसलिए हम क्या करें, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि जैसे बात की हमने कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ क्या होता है, बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट नहीं कर थक जाते हैं, वो इंसुलिन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, एक ये काम होता है वक्त गुजरने के साथ। और सेकंड चीज़ क्या होती है टाइप डायबिटीज़ में, कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो रजिस्ट हो जाते हैं, वैसे भी रजिस्ट है, अब और रजिस्ट हो गए। ठीक है, यानी कि रुकावट आ गई, सेल के जो रिसेप्टर थे इंसुलिन के, सेल के पास, बॉडी के सेल्स के पास, तो वो उन रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं, वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, तो रजिस्ट हो गए। तो दो काम होते हैं, एक सेल रजिस्ट हो जाते हैं बॉडी के, दूसरा क्या हो जाती है हमारे पास कि बीटा सेल एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, शुरू में फॉर एग्जाम्पल आपका एक गोली से या दो गोली से काम चल रहा था, लेकिन स्लोली स्लोली क्या करना पड़ता है, पर्सन को शिफ्ट करना पड़ता है कॉम्बिनेशन थेरेपी पे। कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब क्या, यानी कि गोलियों को कंबाइन करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन बहुत ही मशहूर दवाई है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मेटफॉर्मिन और सल्फेनाइल यूरियाज को मिला देंगे। ठीक है, पहले शुरू में 2 दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फिर 3, फिर 4। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोलियों के साथ इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, क्योंकि हमने बात की कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक वक्त आएगा कि बीटा सेल बिल्कुल थक चुके होंगे और इंसुलिन की बहुत ही लो क्वांटिटी निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो आपका हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि जो खून में शुगर की हाई क्वांटिटी है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आखिरकार इंसुलिन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐड करते भी हैं। ठीक है, अच्छा देखिए हम वही बात लिखिए, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन के स्लोली स्लोली क्या हो रहे हैं, बीटा सेल क्या हो रहे हैं, वो उनकी थकावट बहुत बढ़ती जा रही है। इंसुलिन इज एडेड बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द बीटा सेल दैट अकर्स ड्यू टू द डिसीज और एजिंग। वही बात यहाँ पर लिखी हुई कि एट द एडवांस स्टेजेस इंसुलिन को ऐड करना पड़ता है कॉम्बिनेशन थेरेपी में। ठीक है, आखिरकार यही चाह रहा होता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको करते क्यों, वही बात कि हमारे बीटा सेल एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हमारे पास बॉडी के सेल्स रेजिस्ट हो चुके हैं, और जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, तो क्या होता है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, उनकी जो काम करने की सलाहियत वो आहिस्ता हो रही होती है, कम हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर बीमारी खुद भी, फॉर एग्जाम्पल किसी को हाइपर ग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर है, जाहिर सी बात है जब डायबिटीज़ की बात करें तो खून में शुगर हाई है। ठीक है, तो खून में शुगर हाई है, खून में जो शुगर हाई है वो बीटा सेल को भी क्या कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी। जैसे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो रहे थे, हम बात करें न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह हो रही होती है, तो बेसिकली हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन के साथ हमारे बीटा सेल भी क्या हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है हमारे पास कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कि हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से भी क्या हो रहे थे, हमारे बीटा सेल अब बहुत थक चुके हैं, वो इतनी इंसुलिन नहीं निकाल पा रहे जितनी बॉडी की नीड है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा हुआ ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज़। ये तो आसान बात है, हमने पहले ही समझ लिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से तबाह हो चुके होते हैं, हमारे ऑटो इम्यून डिसीज़ है उसमें बीटा सेल तबाह हो चुके हैं, तो आप ये देना बेकार है दवाई, क्योंकि ये बीटा सेल को पुश करती है। ठीक है, उसमें बीटा सेल है ही नहीं, यानी कि बीटा सेल काम ही नहीं करे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आगे लिखा है फिगर 24.10 समराइज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ऑफ द ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट। अब इस फिगर को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया, हमें समराइज़ किया गया है
कुछ ड्रग्स की जो ओरल ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग है, यानी कि जो खून में शुगर को कम करती हैं और मुंह के जरिए दी जा रही हैं, ओरल ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। उनके बारे में बताया गया, उनकी ड्यूरेशन क्वेश्चन, यानी कि वो कितनी देर बाद और कितने वक्त तक बॉडी में काम करेंगी। नाउ वी शुड डिस्कस द टेबल 224.10। तो इस टेबल को देखते हैं। इसमें आपको जो दिख रहा है, पहले आपको ग्लाइबोराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड, ये तीन जो ड्रग्स दिख रही हैं ये बेसिकली सल्फेनाइल यूरियाज के अंडर आती हैं, ठीक है। अब सल्फेनाइल यूरियाज को हम नीचे पढ़ेंगे, इसी हेडिंग के बाद एक हेडिंग है सल्फेनाइल यूरियाज को, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या याद रखना है कि ये तीन ड्रग्स हमारे पास सल्फेनाइल यूरियाज के अंदर आ रही हैं। और देखें हर किसी का ड्यूरेशन क्वेश्चन देखें, यानी कि बॉडी में 18 घंटे रहेगी, ये बॉडी में 20 घंटे रहेगी, बॉडी में 24 हार्स रहेगी, यानी कि तीनों ड्रग्स क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, बॉडी में काफ़ी देर तक रहेंगी। इन सब का सबसे बड़ा नुकसान ये है इन तीनों ड्रग का कि अगर आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, और आपने इस ड्रग को ले लिया है, ठीक है, तो आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। पहले तो आप हाइपर ग्लाइसीमिया थे, यानी कि खून में शुगर हाई थी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम किए जा रही हैं, ये पेनक्रियाज के बीटा सेल को क्या करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो क्या करें, ज़्यादा इंसुलिन निकाले। तो आखिरकार ऐसा वक्त आएगा कि आपके खून में शुगर बहुत ही कम रह जाएगी, क्योंकि इंसुलिन निकली जा रही है। जब इंसुलिन निकल रही है तो वो क्या कर रही है, तो जो खून में शुगर है उसको सेल से भेज रही है, ठीक है, तो खून में शुगर बहुत ही कम रह जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत ज़्यादा होता है इन तीन ड्रग्स में, सल्फेनाइल यूरियाज की कैटेगरी में, ठीक है, अगर हम बात करें। अब हमारे पास नीचे नेटिग्लेनाइड और रैपिग्लेनाइड, ये दोनों ग्लेनाइड की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। दोनों का देखें तो ये भी 2 घंटे रहेगी बॉडी में, ये भी 2 घंटे रहेगी। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम मील टाइम या बोलस टाइम मेडिसिन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के फ़ौरन पहले दी जाएंगी, क्योंकि ये 2 घंटे तक बॉडी में रहेंगी। आपका खाना वगैरह हजम होगा तो ये फ़ौरन से जब इंसुलिन निकलेगी तो बॉडी में जो शुगर खाने के ज़रिए जा रही है तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगी, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, तो मील टाइम हमारे पास कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि से खाने के बाद जो होती है शुगर हाई, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है मेटफोर्मिन। मेटफोर्मिन बिगोनाइट की कैटेगरी में आती है। अच्छा, अब इसका देखें तो बॉडी में 6 घंटे तक रहेगी, यानी कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, यानी कि ना ज़्यादा अरसे के लिए रह रही, ना ही कम अरसे के लिए रह रही, दरमियानी टाइम के लिए रहती है। तो इसको दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार भी लेते हैं, डिपेंड करता है कि ये काम क्या करती है। बेसिकली ये लीवर से जो लीवर एक्स्ट्रा शुगर निकाल रहा होता है ना, जिसमें स्टोर करके रखी हुई होती है, उसको निकाल रहा होता है, तो ये उसको रोकती है, उस चीज़ को, लीवर को एक्स्ट्रा शुगर बनाने से रोकती है, ठीक है। और क्या करती है, इंसुलिन के सही काम करने में हेल्प करती है। जो आप इंसुलिन थी पैनक्रियाज के बीटा सेल से, उसको उसके सही काम करने में हेल्पिंग करती है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, डिपेंड करता है कि कितनी बार यूज़ करें, 2 बार, 3 बार या 4 बार, ठीक है। ये दोनों ड्रग कौन से कैटेगरी में आते हैं, थायाजोलिडियोन्स की कैटेगरी में आते हैं, इसको हम TZDs बोलते हैं। इन दोनों ड्रग को देखें तो इन दोनों ड्रग में क्या सेम चीज़ दिख रही है कि दोनों ड्रग के 24 हार्स से ज़्यादा बॉडी में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ड्रग करते क्या हैं, ये दोनों ड्रग जो हमारी बॉडी है, बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स के ऊपर क्या चुकी रेजिस्टिविटी आ चुकी है, यानी कि वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे, तो उनकी इस रेजिस्टेंट को ख़त्म करती है, यानी कि बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, यानी कि पहचानने लगेंगे इंसुलिन को, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। और दोनों ड्रग का जो बेसिकली काम होता है, जेनेटिक लेवल पर काम कर, जीन के लेवल पर काम करती हैं, और इनका असर शुरू होने में भी हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। और एक बार जब शुरू हो जाए असर तो काफ़ी देर रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखें 24 हार्स ज़्यादा रह रहा है बॉडी में, यानी कि एक दिन गुजर गया उसके बाद भी असर रहता है इनका। नेक्स्ट हमारे पास है अकारमोज और मिग्लिटोल। दोनों हमारे पास अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और दोनों का देखें तो हम ड्यूरेशन एक्शन 6 आवर्स है, ठीक है, यानी कि दोनों तकरीबन 6 घंटे बॉडी में रहती हैं। ये भी लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, ना ही शॉर्ट एक्टिंग है, बल्कि दरमियाने टाइम के लिए रहती है बॉडी में, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या होता है, दोनों जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में इंटेक किया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जल्दी हजम होता है, फिर प्रोटीन, फिर फैट, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन से जल्दी खून में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या करती हैं, स्लो करती हैं। दोनों ड्रग क्या करेंगी, इस कार्बोहाइड्रेट के हजम होने को, यानी कि इंटेस्टाइन से जब खून में जाएगा तो बहुत ही स्लो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगी, खून में शुगर एकदम नहीं बढ़ेगी, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि फिगर 24.11 इलस्ट्रेट्स सम ऑफ द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस एजेंट, यानी कि हम फिगर 24.11 डिस्कस करते हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है, हमें कुछ कॉमन नुकसान बताए जा रहे हैं इस ड्रग के,